शहर से हटके जंगलों के बगल में एक वीरान घर था, जिस घर को हाल ही में शहर के मशहूर आर्किटेक्ट आदित्य शर्मा ने खरीदा था और वह अपने पूरे परिवार के साथ वहां रहने के लिए आ चुका था। लेकिन घर में आने के बाद उसके साथ जो हो रहा था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। रात का समय था। आदित्य शर्मा की बेटी आरुषि अपने कमरे पर अकेली बैठकर अपनी पेंटिंग बोर्ड में एक चित्र बना रही थी। तभी अचानक से हवा चली और उसके कमरे की खिड़कियां खुलकर आपस में टकराने लगी। कुछ देर के बाद वह हवा बंद हो गई तो आरुषि ने खिड़कियां भी बंद नहीं करी और वह अपनी पेंटिंग के काम में लगी रही। फिर तभी अचानक खुली हुई खिड़की से एक आवाज आरुषि के कान पर गूंजी। आरुषि, यहाँ से चली जा। घबराकर एक झटके में आरुषि ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी नजर खिड़की पर अटक गई। उठकर गई, उसने इधर उधर देखा लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखा। कौन था यहाँ? किसी ने मेरा नाम लिया और मुझे यहाँ से जाने को भी कहा। ये पहली बार तो नहीं हो रहा है ना मेरे साथ। छोड़ो, शायद मेरा भ्रम होगा। उस आवाज को एक वहम मानकर आरुषि जैसे ही अपने कमरे के आईने के पास जाकर अपने बालों को खोलने लगी तो अचानक आईने में किसी का चेहरा नजर आया और एक पल में ही वो चेहरा गायब भी हो गया। तुरंत आरुषि ने पीछे घूमकर देखा, अपने आप ही कमरे का पंखा चलने लगा और खिड़की के पास रखी कुर्सी अपने आप ही हिलने लगे थे। मम्मी, मम्मी, ये क्या हो रहा है? ये पंखे, ये कुर्सी अपने ही आप कैसे हिल रहे हैं? डर से घबराते हुए आरुषि अपने कमरे से भागने के लिए जैसे ही दरवाजे के पास गई, एक झटके में दरवाजा बंद हो गया और वह कुर्सी अपने आप ही खिसकते खिसकते आरुषि की तरफ आने लगी, जिसे देख आरुषि जोर जोर से दरवाजा को खींच रही थी और अपनी माँ को आवाज लगा रही थी कि तभी अचानक कमरे की लाइट बंद हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा फैल जाता है। और तब आरुषि जोर जोर से दरवाजा पीटकर अपनी माँ को आवाज लगाने लगी। माँ, माँ, जल्दी से मेरे कमरे पर आइए। माँ, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। और तब उस अंधेरे के बीच किसी ने आरुषि का हाथ पकड़ा और उसे सीधा उठाकर बेड के ऊपर फेंक दिया और तभी अचानक उसके कमरे का दरवाजा खुला और वहां उसकी माँ आ चुकी थी। उसने अपनी बेटी को घबराया हुआ और रोता हुआ देख अपने सीने से लगाकर कहा, क्या हुआ बेटी? तुम चिल्ला क्यों रही थी और तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी सांसें इतनी तेज क्यों चल रही है? क्या हुआ आरुषि? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? मम्मा, इस कमरे में कोई और भी है। कोई मुझे आवाज दे रहा था। वो कुर्सी, वो पंखे अपने ही आप हिल रहे थे। कुर्सी मेरे तरफ आ रही थी। पंखे खुद पे खुद चल रहे थे और आईने में मैंने किसी का चेहरा देखा। माँ, आरुषि, वो कुर्सी तो अपनी जगह पर ही है। तुम्हारे कमरे का पंखा भी बंद है। क्या हुआ था तुम्हें?
ये क्या बोल रही हो तुम? बेटी, तुम्हारी कोई बहन होगी। छोड़ो ये सारी बातें, चलो हम लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। नैना ने आरुषि की बात को नजरअंदाज कर दिया था और शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। लेकिन जब आदित्य घर आया तो नैना ने उसे सारी बात बताई, लेकिन दोनों ने ही उसकी एक भ्रम मानते हुए इग्नोर कर दिया। फिर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए और एक रात आरुषि गहरी नींद में सोई हुई थी। तभी अचानक उसके कान पर फिर से वही आवाज आई, आरुषि, यहाँ से चली जा। कि झटके में उसकी आंखें खुली। उसने अपने बगल में देखा तो उसके साथ एक औरत सोई हुई थी, जिसने अपना जला हुआ हाथ आरुषि की कमर में डाला हुआ था और अपने लाल खून से लटपट दांतों से मुस्कुरा रही थी। यहाँ से चली जाओ आरुषि। डरी हुई आरुषि खुद को बचाने के लिए छटपटाने लगी और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। लेकिन उस चुड़ैल की ताकत के सामने आरुषि खुद को उसके चुंगल से नहीं छुड़ा पा रही थी। मैंने बोला था यहाँ से चली जाओ, पर तू नहीं गई। अब मरेगी। ये मेरा अस्पताल है। जाने दो, मुझे जाने दो। पापा, मुझे बचाओ। पापा, मेरी जान को बचाओ। इस चुड़ैल ने मुझे यहाँ दबोच लिया है। बेटी की आवाज नींद में सोए आदित्य और नैना के कानों पर पड़ी और वो दोनों भागकर उसके कमरे की ओर आए। आरुषि, क्या हुआ आरुषि? और जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचे, वह दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और अंदर आरुषि का बिस्तर खून से लटपट था। वही उनकी बेटी आरुषि को शायद उस चुड़ैल ने मौत के घाट उतार दिया था, जिसे देख आदित्य और नैना भागकर आरुषि के पास गए। आरुषि, बेटा, ये क्या हो गया? किसने तुम्हें मारा? ये खून, ये खून, ये क्या हो गया मेरी बेटी को? काश मैं उस दिन अपनी बेटी को सुन लेती। ये घर कुछ ठीक नहीं है आदित्य। चलो यहाँ से। यहाँ कुछ ना कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रही है, जिसने हमारी बेटी। तभी अचानक वो चुड़ैल उनके पीछे आकर खड़ी हो गई। भूल हो गई है तुम लोगों से। ये घर पहले एक मेंटल हॉस्पिटल था, जिसके बाद यहाँ आत्माओं का वास हो गया और अंत में सबको मुक्ति दिलाकर मैं बच गई। अब ये मेरी जगह है। यहाँ जो भी आएगा वो मौत के घाट उतर जाएगा। तूने मेरी बेटी को मारा है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। गुस्से में आकर नैना चुड़ैल से लड़ने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन उसने अपने लंबे लंबे नाखूनों से नैना का गला पकड़ लिया और उन नाखूनों को उसके गले में घोंपने लगी। तभी आदित्य ने अपने गले से एक ओम का लॉकेट निकाला और उस ताबीज को चुड़ैल की नजरों के सामने किया। तभी
उस ताबीज की ऊर्जा से चुड़ैल 2 कदम पीछे हटने लगी। मैं ऋषि को लेकर आता हूँ, तुम यहाँ से भागो नैना, भागो। नैना घर से भागने लगी और आदित्य ने अपनी बेटी आरुषि को जैसे ही गोद में उठाया तो उसे एहसास हुआ कि वह जिंदा है। उसका दिल अभी भी हल्का हल्का धड़क रहा है। मेरी बेटी जिंदा है, इसे अस्पताल ले जाना होगा। ओम की ताबीज की मदद से वो दोनों घर से बाहर तो निकल आए और फिर तुरंत आदित्य ने अपनी बेटी को गाड़ी में बैठाया और अस्पताल लेकर गया। इसके बाद डॉक्टर ने आरुषि का ऑपरेशन किया और कई मेहनत के बाद उसकी जान को बचा लिया। और फिर आदित्य और नैना कभी उस घर में लौट कर नहीं गए। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनके पास वह ताबीज और उनकी बेटे के दिल में हल्की जान मौजूद थी।